मजबूत राष्ट्र का निर्माण वहाँ के स्त्री और पुरुष से होता है। किसी भी देश के निवासी वहाँ का धन होते हैं, वास्तविक संसाधन होते हैं और मनुष्य ही अन्य संसाधनों का उपयोग करता है। तो भारत के लोग भी वहाँ के महत्वपूर्ण घटक हैं। विश्व की कुल जनसंख्या 600 करोड़ है और जिसमें भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा, क्या इतनी अधिक जनसंख्या वहाँ के सीमित संसाधनों को दबाव डालती होगी और बहुत सारी सामाजिक आर्थिक समस्याएं पैदा करती होगी? तो इसके लिए पढ़ेंगे हम आज भारत के संदर्भ में भारत एनसीईआरटी की भूगोल की पुस्तक कक्षा 12th भारत लोग और अर्थव्यवस्था का पहला पाठ जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो जाने इसके आगे वृद्धि, घनत्व और संगठन के बारे में कि भारत में कैसा है इसका प्रतिरूप। भारत का स्थान चीन के बाद विश्व में दूसरा संगठनतम स्थान है और भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या को मिलाकर उससे भी अधिक है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या इस सीमित साधनों पर अनेक दबाव डालती होगी और सामाजिक आर्थिक समस्याएं पैदा करती होगी। तो इसके लिए हम जानेंगे अपने यहाँ के जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में। जनसंख्या के बारे में एक रोचक जानकारी आपके सामने है कि भारत की जो जनसंख्या की गणना होती है वह प्रति 10 वर्ष के बाद होती है और सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी, पर वह बहुत अच्छे से संपूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी और संपूर्ण जनगणना भारत की 1881 में संपन्न हुई थी। अब जानेंगे जनसंख्या के वितरण को। जनसंख्या के वितरण को भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम है। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या में प्रतिशत अंश दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है जनसंख्या में। ये नक्शा आपको दिखा रहा है कि देखो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है और सबसे कम जनसंख्या हमारी कश्मीर में है और यहाँ राजस्थान में है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है। ये कम जनसंख्या वाले राज्य हैं और बीच के जितने भी राज्य हैं वो सभी मध्यम जनसंख्या वाले राज्य हैं। तो ये जनसंख्या की हमारी यहाँ पर मानचित्र से समझा। अब जानेंगे इससे आगे कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है। तो सबसे कम जनसंख्या हमारी अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की है। और मध्यम जनसंख्या कहाँ की है? तो मध्यम जनसंख्या वाले हैं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ये मध्यम जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं। इस प्रकार हमने जानी भारत की 3 प्रकार की उच्च जनसंख्या वाले जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार थे। मध्यम जनसंख्या वाले थे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। और निम्न जनसंख्या वाले देश थे हमारे, निम्न जनसंख्या वाले राज्य थे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। और तब ये क्यों है ऐसा? एक जगह अधिक जनसंख्या और एक जगह मध्यम जनसंख्या और एक जगह निम्न जनसंख्या। तो इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत
उस राज्यों की, उस स्थान की धरातल की बनावट, पेयजल की सुविधा और जलवायु आती है। जलवायु, पेयजल और धरातल जहाँ पर अनुकूल होगा, धरातल समतल होगा, जलवायु उत्तम होगी और पेयजल की सुविधा होगी, वहाँ सघन जनसंख्या पाई जाएगी, भारत के गंगा का मैदान जैसे। और कम जनसंख्या, ऊबड़ खाबड़ धरातल, उत्तम जलवायु ना होना और पेयजल की सुविधा ना होना, तो जैसे भारत का हिमालय पर्वत का क्षेत्र, कम जनसंख्या होगी। सामाजिक संरचना का प्रभाव, वहाँ के सांस्कृतिक रीति रिवाज, वहाँ के लोगों का रहन सहन का स्तर, ये सब सामाजिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। ये भी वहाँ के इस जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। आर्थिक में नगरीकरण और औद्योगिकरण और व्यापार आता है। तो जिन राज्यों का औद्योगिकरण हुआ है तो नगरीकरण भी हुआ है और वहाँ के व्यापार में भी वृद्धि हुई है। तो भारत का मुंबई, दिल्ली, जितनी भी राजधानियां हैं अपने राज्यों की, उन राजधानियों में जनसंख्या अधिक पाई जाएगी और शेष राज्यों में या ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ का आर्थिक विकास नहीं हुआ है। ऐतिहासिक कारकों में बहुत से हमारे यहाँ के राज्य हैं जहाँ पर धार्मिक स्थल होने से ऐतिहासिक चीज़ें वहाँ प्रसिद्ध हैं, वहाँ भी जनसंख्या पाई जाती है। जैसे इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, ये अपने ऐतिहासिक कारणों से प्रसिद्ध हुए और यहाँ जनसंख्या अधिक है। इसके अतिरिक्त भौगोलिक कारकों का संबंध है, भूविन्यास है, जल की उपलब्धता है, जलवायु प्रमुख रूप से वितरित प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदान, डेल्टा और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण और मध्य राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय और उत्तर पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। फिर भी सिंचाई के विकास से राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। पहले ये निम्न उसमें आता था, अब मध्यम उसमें आने लगा है। खनिज, इसका कारण सिंचाई के साधन और खनिज और ऊर्जा की उपलब्धता भी है। और झारखंड खनिज और ऊर्जा के कारण, परिवहन और जाल विकास के कारण प्रायद्वीपीय राज्यों के क्षेत्रों में पहले विरल जनसंख्या थी, अब उनकी जनसंख्या मध्यम के उच्च सकेंद्रण यानी मध्यम क्षेत्र की ओर बढ़ गई है। यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो गई है। जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण, नगरीकरण है, जो कि हम पहले आपको समझा चुके हैं। ऐसा देखा गया है कि भारत के नदीय मैदानों और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या के सकेंद्रण वाले प्रदेश रहे हैं। सकेंद्रण का मतलब अधिक जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती रही है। और इन प्रदेशों में जमीन, जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है। कहाँ पर? हिमालय आदि प्रदेशों में निम्नीकरण हुआ है। फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर, ये सब क्या हैं? अपने राज्यों की राजधानियां हैं। तो नगरीय क्षेत्र, इनका विकास क्यों हुआ? नगर मतलब यहाँ जनसंख्या अधिक क्यों हुई? औद्योगिक विकास के कारण, नगरीकरण के कारण जनसंख्या ग्रामीण एवं नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। तो अभी जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना, मानचित्र में देखा कि जनसंख्या वितरण कहाँ कहाँ कैसा है, और ये जाना कि जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब जानेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो जनसंख्या के घनत्व को
प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, क्योंकि जो धरातल होता है वह धरातल के जो संसाधन होते हैं वह सीमित जनसंख्या का पालन पोषण और भरण पोषण कर सकते हैं। इसलिए हमें उसे देखने के लिए, मतलब किसी जगह के घनत्व को देखने के लिए वहाँ के भूमि के आकार के अनुपात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और जनसंख्या के घनत्व का सूत्र है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। लिख सकते हो आप, जनसंख्या घनत्व का सूत्र घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। उसमें भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2011 के अनुसार है। और 1951 में जनसंख्या का घनत्व 117 था। 117 से अब बढ़कर घनत्व कितना हो गया है हमारा 382 हो गया है। 11 में 382 व्यक्ति हो गया है। तो विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। घनत्व में 200 व्यक्ति 50 वर्ष में एक सीमित क्षेत्र पर बढ़ गए हैं। तो जनसंख्या घनत्व की स्थानिक भिन्नता का आभास कराते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। घनत्व कहाँ पर सबसे कम है, परीक्षा में आएगा। भारत में सबसे कम घनत्व कहाँ पर है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे अधिक घनत्व दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है। यह है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब अब अरुणाचल प्रदेश का घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग है और इसके विपरीत दिल्ली का घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर भारत के राज्यों में बिहार में 1,102, पश्चिम बंगाल में 1,029 और उत्तर प्रदेश में 829 जनसंख्या घनत्व उच्चतर है। ये उच्चतर घनत्व वाले हैं, जहाँ जनसंख्या अधिक अपन ने देखा था वितरण में, तो घनत्व भी वहाँ का अधिक है। बिहार का, उत्तर प्रदेश का और पश्चिम बंगाल का। प्रायद्वीपीय भारत में केरल में 859 है, तमिलनाडु में 555 है। उच्चतर घनत्व ही पाया जाता है। असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। जब हमने मध्यम घनत्व वितरण पढ़ा था तो वितरण भी यहाँ पर इन राज्यों में मध्यम था और घनत्व भी इन राज्यों में मध्यम है। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्यों, असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाक्रम निम्न घनत्व पाया जाता है। यहाँ वितरण भी कम था और घनत्व भी कम है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के उच्च घनत्व पाए जाते हैं। जनसंख्या का घनत्व, जैसा कि पहले अनुच्छेदों में चर्चा की जा चुकी है, एक अशोधित माप है। इसे जन्म दर और मृत्यु दर से मापा जाता है। कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान के लिए कायिक और कृषीय घनत्वों को हमें जानना होता है। काय के लिए घनत्व को देखने लिए ये भारत का मानचित्र है। क्या है, भारत का मानचित्र है, जो बता रहा है कि घनत्व कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। ये 1,201 से जहाँ अधिक घनत्व है वह है हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर सर्वाधिक घनत्व और केरल है ना। फिर इसके अतिरिक्त 801 से 1,200 तक का घनत्व हमारे यहाँ के कौन से राज्य हैं, ये हमारे यहाँ के राज्य हैं केरल और
केरल आ जाता है इसमें, और इन राज्यों में अन्य मध्य प्रदेश आदि भी आ जाते हैं, है ना। और फिर 400 से 800 वाले राज्य में यहाँ का कर्नाटक आ जाता है। ये हमें दिखाता है मानचित्र कहाँ पर कितना घनत्व है। इसके बाद जानेंगे हम कायिक घनत्व को। कुल जनसंख्या, निवल कृषि क्षेत्र, कृषि जनसंख्या के कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। जो कायिक घनत्व अपन ज्ञात करते हैं तो उसमें कुल जनसंख्या में से निवल कृषि क्षेत्र को कृषि घनत्व बराबर कुल कृषि जनसंख्या निवल कृषि क्षेत्र को हमें भाग करना पड़ता है, तो उससे हमारी कृषित घनत्व निकल जनसंख्या घनत्व को हम मानचित्र से जानेंगे। जो अभी हमने जाना, सबसे ज़्यादा उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है भारत के दिल्ली में। इसके बाद दूसरे क्रम में जो घनत्व पाया जाता है वह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल में। फिर इसके बाद तृतीय क्रम पर जो घनत्व पाया जाता है वह है हमारा झारखंड, तमिलनाडु और ये पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र में पाया जाता है। फिर अन्य राज्यों में क्रमशः घटते हुए क्रम में घनत्व पाया जाता है। इस घनत्व को प्रभावित कैसे किया, यहाँ सबसे अधिक घनत्व क्यों पाया जाता है, तो उसके भौगोलिक कारकों में यहाँ का उच्चावच यानी प्लेन है कि उबड़ खाबड़ है, वहाँ की जलवायु और वहाँ के पेयजल की सुविधा। इसके अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक कारकों में यहाँ का औद्योगिकरण, नगरीकरण और व्यापारीकरण, इन कारणों से जनसंख्या का यहाँ घनत्व अधिक हुआ है। अब जानेंगे जनसंख्या की वृद्धि को। जनसंख्या की वृद्धि को जानने के लिए भारत में जनसंख्या वृद्धि क्यों हुई, इसको जानने के लिए भारत जनसंख्या वृद्धि को समय बिंदुओं के बीच में किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। किसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि? किसी एक स्थान पर दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को वहाँ की जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसकी दर को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की वृद्धि की दर को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं। पहला घटक है प्राकृतिक और दूसरा घटक होता है, पहला घटक है प्राकृतिक, जो अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर से हमारे यहाँ ज्ञात होता है, और अभिप्रेरित जो प्रवास आदि क्रियाओं के प्रभावित होता है। प्रवास का मतलब होता है कि बाहर से लोग आकर भी जनसंख्या वृद्धि को कर देते। भारत में बांग्लादेश से कलकत्ता में बहुत सारे लोग आकर बस गए, इससे भी हमारी जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है, परिवर्तन पर। और ये जो तालिका दिखा रही है वो दिखा रही है हमारी जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार हुई, किस दर 1901 में किस प्रकार हुई, फिर इस तरह क्रमशः 2011 तक की ये जनसंख्या कब प्लस और कब माइनस हुई, कब घटी और कब बढ़ी, इस बात को दर्शाया गया है। अब जानेंगे कि ये जनसंख्या की जो वास्तविक प्राकृतिक वृद्धि दर है और अभिप्रेरित वृद्धि है, ये किस प्रकार किसे कहते हैं। तो जब प्राकृतिक वृद्धि दर का विश्लेषण अशोधित जन्म और अशोधित मृत्यु दर से निर्धारित होता है कि कुल जनसंख्या में कितने जन्म लेने वाले बच्चे हैं, तो उसको हम अशोधित जन्म दर कहते हैं, और किसी क्षेत्र विशेष की अनुमानित जनसंख्या में कितने लोगों की मृत्यु हुई उसे हम अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। इस प्रकार अभिप्रेरित घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र के लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। ये अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन कहलाता है प्रवास। कितने लोग वहाँ से बाहर गए और कितने लोग वहाँ से बाहर से अंदर आए, ये जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। भारत की जनसंख्या की केवल
प्राकृतिक वृद्धि की हम विवेचना करेंगे और प्रवास को भी समझेंगे। भारत में जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे हैं। भारत में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो बहुत अधिक है, समय के साथ नित्य बढ़ रहे हैं। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। कितनी है? 1.64% है। जनसंख्या के दुगनी होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगने होने में लगने वाला समय होता है। विगत एक शताब्दी में भारत की जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास 3 कारणों से हुई। जो भारत की दुगनी जनसंख्या हो गई है उसका कारण है वहाँ की जन्म दर, मृत्यु दर, मतलब जन्म दर का अधिक होना, मृत्यु दर का कम होना और प्रवास यानी बाहर से लोगों का यहाँ आकर बस जाना। इसलिए इस प्रवृत्तियों को दर्शाती है कि इस अवधि में वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रवस्थाओं का पहचान हुई है। अब हम जानेंगे कि जो हमारी भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर है, ये नक्शे में दिखाया गया है कि हमारी भारत की जनसंख्या की वृद्धि किस हुई। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? असम वाले क्षेत्र में और बिहार वाले क्षेत्र में, है ना। और इसके बाद हुई है वृद्धि हमारी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। इसके बाद वृद्धि हुई है हमारी गुजरात में, महाराष्ट्र में और ये कर्नाटक में और यहाँ पे तमिलनाडु में। इस प्रकार और शेष राज्यों में जितना जन्म दर था उतनी ही मृत्यु दर रही है, तो उतनी अधिक वृद्धि नहीं हुई है। अब जानेंगे हम जनसंख्या के जन्म और मृत्यु दर की 3-4 अवस्थाओं को। पहले है हमारे यहाँ की जनसंख्या की 1901 से 1921 तक हमारे यहाँ क्या हुआ है? जनसंख्या घटी है, बढ़ने की जगह इस समय जनसंख्या घटी है। उसका कारण था 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। क्या थी? वृद्धि दर निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 से 21 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे थे। क्या थे उस समय? जन्म दर भी अधिक थी और मृत्यु दर भी अधिक थी। उसका कारण था कि स्वास्थ्य की सुविधाएं एवं चिकित्सा सेवाएं उस समय कम थी। अधिकतर लोगों की निरक्षरता थी, अपने देश के लोग निरक्षर थे। भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताएं अपर्याप्त वितरण था उनका। इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म दर और मृत्यु दरों की उत्तरदायी है। इस जनसंख्या घटने का कारण इस दशाब्दी में यहाँ पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, चिकित्सा सुविधा का अभाव और निरक्षरता है। अगला है दशाब्दी 21 से 51 तक। इस अवधि में क्या हुआ है? इस अवधि में दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि कहते हैं। 1921 से 1951 की जो अवधि है उसको हम स्थिर जनसंख्या वाली अवधि कहते हैं। 4 उसमें बांटा गया है। पहले ऋणात्मक अवधि वाली, फिर स्थिर अवधि वाली, फिर विस्फोट वाली और वर्तमान में पुनः स्थिर जनसंख्या वाली अवधि। तो ये है हमारी कौन सी वृद्धि? दूसरी वाली वृद्धि। ये है हमारी स्थिर जनसंख्या वाली वृद्धि। तो इसको स्थिर वृद्धि की अवधि माना जाता है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। साथ ही साथ बेहतर परिवहन संचार से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊंची बनी रही और जिससे पिछली प्रवस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्च हुई। 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि
ने वृद्धि दर को प्रभावित किया। जो अभी कम वृद्धि दर का कारण रहा, यहाँ स्थिर वृद्धि दर रही है, उसका कारण द्वितीय विश्व युद्ध था और क्या था, आर्थिक मंदी, है ना। जैसा वर्तमान में हम देख रहे हैं, अभी क्या हो गया है, हमारे पास एक कोरोना महामारी आ गई है, उससे भी मंदी की स्थिति आ गई है, तो उसका भी प्रभाव हमारी जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या पर पड़ेगा। अगला है 1951 से 1981 की जो दशक रही है, इन दशकों में भारत की जनसंख्या का विस्फोट, मतलब अत्यधिक वृद्धि हुई है। उसका कारण वृद्धि के रूप में जाना जाता है। क्यों हुई है? देश में मृत्यु दर की तीव्रता से ह्रास हुआ और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर बनी रही। औसत वार्षिक वृद्धि 2.2% तक ऊंची हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही वह अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया था। अर्थव्यवस्था सुधरने लगी थी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्चतर हुई। इन सब के अतिरिक्त तिब्बतियों का इस समय क्या क्या हुआ, और देखो जनसंख्या बढ़ाने विस्फोट का कारण तिब्बतियों, बांग्लादेशियों और नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और यहाँ तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। क्या हुआ, उस समय जन्म दर और मृत्यु दर तो बड़े ही बड़े, साथ में प्रवास की प्रवृत्ति भी उच्च हुई, इसलिए जनसंख्या विस्फोट हुआ भारत में। अब 1981 से आज तक का जो दशक है, पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, पहले छोटी बाल अवस्था में विवाह हो जाते, बाल विवाह होते थे, अब क्या 81 के बाद बाल विवाह में रोक लग गई, तो जो हमारी विवाह की आयु है वो बढ़ गई, 21 वर्ष हो गई। तो जीवन की गुणवत्ता विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई। देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह प्रेक्षित किया गया है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़, 21 से क्या हो जाएगी, 135 करोड़ को स्पर्श करेगी। अब तक किया गया विश्लेषण औसत वृद्धि को दर्शाता है, किंतु देश में यह क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वृद्धि दर में विस्तृत भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसकी अब हम जानेंगे क्षेत्रीय भिन्नता के बारे में। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता, इसके बारे में किसे कहते हैं, आपको प्रश्न आएगा। तो 1991 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है। अब कहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर हुई? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? यहाँ जन्म दर तो अभी भी अच्छी है, पर यहाँ शिक्षित लोग होने के कारण, आर्थिक व्यवस्था अच्छी होने के कारण और लोगों के जागरूक होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर निम्न पाई जाती है, जो दशक 20% से अधिक नहीं हुई। केरल में न केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में निम्नतर वृद्धि दर, सबसे कम वृद्धि दर कहाँ पर है? केरल में है। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा कहाँ पर है? केरल में। इसलिए शिक्षा का कारण उन्होंने पर्याप्त परिवार नियोजन और वहाँ के शिक्षित होने से व्यवसाय की ओर मुड़ना, मनोरंजन के अन्य साधनों का उनके पास होना
और उनके जीवन प्रत्याशा भी अच्छी होना है। देश के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तरी मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों की एक सतत पेटी में दक्षिण राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। कहाँ पर? पूर्वी राज्यों में और उत्तर राज्यों में। इस पेटी के राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। औसत वृद्धि दर 20 से 25% रही है। यहाँ पर वृद्धि दर अधिक होने का कारण है यहाँ शिक्षा का अभाव। और 2001 से 11 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही है। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य वह हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। 2091 से 2001 की तुलना में 2001 से 11 की में 10 की वृद्धि में कम रही है। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% रही है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 6.7% की गिरावट आई है। तमिलनाडु में 3.9 की गिरावट, पांडुचेरी में 7.1 की गिरावट। पिछले दशकों की तुलना में 2001 से 11 में कुल वृद्धि दर्ज की गई है। अब जानेंगे एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश समूह को छोड़कर सभी प्रदेशों में उच्च दर क्यों पाई जाती है। पांडुचेरी में क्या आ गया था? सुनामी आ गई थी, इसका भी प्रभाव पड़ा था। अब जानेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष है उनके किशोरों की वृद्धि है। अपने यहाँ युवा अवस्था के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। वर्तमान में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग का अंश 20.9% है, जिसमें 52.7% किशोर और 47.3% किशोरियाँ सम्मिलित हैं। तो किशोरों की जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त है, युवा जनसंख्या समझी जाती है। यदि इन्हें समुचित मार्गदर्शन और दिशा निर्देश न किया जाए तो वो काफ़ी सुवेध भी होते हैं। यहाँ तक कि इन किशोरों का संबंध है समाज के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं। हमारे यहाँ किशोरों की संख्या सर्वाधिक है। अगर इन किशोरों को व्यवस्थित रोजगार और व्यवस्थित अच्छा मार्गदर्शन दिया जाएगा तो ये राष्ट्र को अनंत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और अगर व्यवस्थित मार्गदर्शन नहीं दिया गया तो अपना देश रसातल में भी जा सकता है। या तो आतंकवादी बनते हैं या महान विद्वान बनते हैं। दो में से एक पथ इन किशोरों के पास होता है। अच्छा मार्गदर्शन मिल जाएगा तो ये देश की शक्ति भी बनेंगे। इन किशोरों का संबंध समाज के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, जिनमें कुछ विवाह की निम्न आयु, निरक्षरता, विशेषता स्त्री साक्षरता, विद्यालय विरत छात्र, पोषकों की निम्न ग्राह्यता, किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर, HIV एड्स के संक्रमण की उच्च दरें, शारीरिक और मानसिक अपंगता, मंदता, औषध दुरुपयोग और मदिरा सेवन, किशोरों अपचार और अपराध करना आदि होता है। अगर उनको शिक्षा और सही रोजगार नहीं मिलेगा तो अपराध की ओर बढ़ जाएंगे। इन तथ्यों को दृष्टि रखते हुए भारत सरकार ने किशोर वर्गों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए निश्चित नीतियां बनाई हैं ताकि उनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन और उपयुक्त उपयोग किया जा सके। राष्ट्रीय युवा नीति एक ऐसा उदाहरण है जिसे हमारी विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास की देखरेख हेतु अभिकल्पित किया गया है। कौन सी नीति बनाई गई है उनके लिए? एक बेटा एक एक पे एक ही बैठो मैडम, उसमें देखती, इसमें दिख रही है नहीं बेटा, इसमें बुक लाओ अलग अलग, लेकिन एक पे एक ही बैठेगा।
युवाओं, अब जानेंगे युवाओं के लिए कौन सी नीति बनाई गई है। तो राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014 क्या बनी है, इसको आपको हल को कौन सी नीति बनी है युवाओं के लिए? राष्ट्रीय युवा नीति, जिसका नाम है NYP। आपके में आ जाएगा NYP क्या है, तो राष्ट्रीय युवा नीति है। युवाओं को रोजगार और सही मार्गदर्शन देने के लिए यह 2014 में फरवरी में आरंभ की गई है। भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए में सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 वर्ष के 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है। युवा कितने वर्ष से कितने वर्ष के व्यक्ति को माना जाता है? तो युवा हमारे यहाँ 15 से 29 वर्ष के बच्चों को या युवाओं को माना जाता है। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास, इनके लिए कौन सी योजना चलाई? कौशल विकास उद्यमिता नीति बनाई है, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना, साथ ही साथ इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना तथा विभिन्न कौशलों को उनके भाग केंद्रों के साथ जोड़ना। ऊपर दी गई विवेचना से ऐसा प्रतीत होता है कि देश में दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या की वृद्धि दर में व्यापक भिन्नता पाई जाती है, जो जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित अनेक सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है। फिर भी जनसंख्या के वृद्धि प्रतिरूपों की बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या के सामाजिक संगठन की पड़ताल की जाए। तो अभी हमने जनसंख्या वितरण और घनत्व के जाना। तो घनत्व और वितरण की जो गणना होती है देश में, वह नीतियों के निर्धारण के लिए होती है। और घनत्व से हमें ज्ञात हुआ कि भारत में युवा जनसंख्या सर्वाधिक है। अगर युवा दर, तो भारत की जो योजना है उसमें रोजगार अधिक दिलाने वाली योजना और उद्योग अधिक करने वाली योजना बनना चाहिए, जिससे देश के युवाओं को रोजगार, सही मार्गदर्शन और जीवन जीने की कला मिलेगी और देश अनंत ऊंचाइयों तक समृद्ध राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद।